पदाधिकारी बहनें, सदस्य बहनों से सादर जरूर। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर ललित जी बैद, डॉक्टर श्रीमती लक्ष्मी जी अग्रवाल, देश भर से व कोलकाता से जुड़ने वाले सभी बहनों से सादर जय जिनेन्द्र व स्वागत। आप सभी का आज की कार्यशाला में स्वागत, सुस्वागत है। स्वागत के इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध हमारी सरल मना मधुर मुस्कान की धनी कर्मठ पूर्वांचल महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती अंजू जी दुग्गल से, जिनके नेतृत्व में हमारा मंडल चहुमुखी विकास कर रहा है और विकास की तरफ अग्रसर भी है। श्रीमती अंजू जी से सादर अनुरोध अपने अध्यक्षीय स्वागत वक्तव्य के लिए। श्रीमती अंजू जी दुग्गल। आराध्य देव के श्री चरणों में नमन। कोलकाता में विराजित साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी साहब अपनी साध्वी वृंद के चरणों में भावभीनी वंदना। सम्मानित मंच, आज हमारे बीच में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की सह मंत्री श्रीमती सोनम जी बागदेचा हमारे साथ जुड़ी है, जो एक मीठी मुस्कान हमेशा साथ में लिए चलती है और सबको लेकर चलती है, और इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी वो आज हमारे साथ जुड़ी है। मैं पूरे पूर्वांचल महिला मंडल की ओर से आपका स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके हमारे एक कॉल पे ही आपने हमें साथ जुड़ने का मौका दिया। मैं पुनः एक बार पूर्वांचल महिला मंडल की ओर से सोनम जी आपका स्वागत व आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं स्वागत करना चाहती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ललित जी बैद, जो आज हमें बताएंगे कैसे होगे वायरस पर जीत और इसका समाधान, इस महामारी के निजात पाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम इसे आगे बढ़ के अपने कार्य में संलग्न होना चाहेंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी। हमारे बीच में है डॉक्टर ललित जी बैद, जो आज हमें इस वायरस के बारे में जानकारी देंगे। और एक हमारे साथ में और जुड़े हैं गाइनो डॉक्टर लक्ष्मी जी अग्रवाल। अंजू भाई एक मिनट डिस्टर्ब करना चाहूंगी। लक्ष्मी जी अग्रवाल 245 पे एंटर करेंगी, उनको आप बाद में स्वागत एक बार करिएगा। 245 पे एंटर करेंगे, उनका कुछ पेशेंट है अर्जेंट, तो इसीलिए। अच्छा, सॉरी। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत व आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे पूरे पूर्वांचल महिला मंडल की का, जो समय समय पर हमारे हर कार्य में सभी बहनें जुड़ के हमेशा कार्य को सफल बनाती है। और फेसबुक लाइव जो हमारा हो रहा है, उसके लिए भी मैं जो भी इसके माध्यम से जो जुड़े हैं सभी का स्वागत करना चाहूंगी। और सभी सभा संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री हमारे साथ यदि जुड़े हैं अभी, तो मैं सबका आभार व स्वागत करना चाहूंगी कि वो हमारे बीच में हमारे हर कार्य में जब भी मैं बुलाती हूँ वो हमेशा हमारे साथ में जुड़ते हैं। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत व आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आज के इस कार्यक्रम का संयोजन कर रही है बिंदु जी बोथरा व सुरीला जी मालू, जिन्होंने इस कार्य का भार संभाला। और सुरीला जी ने डॉक्टर साहब से बात करके ललित जी से कि हमारे बीच में आपको एक क्लास देनी है, तो ये सारा कार्य हमारी उप मंत्री श्रीमती सुरीला जी ने किया था। और मैं आभार व स्वागत करना चाहूंगी हेमलता श्याम सुखा का, जिन्होंने आज हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़ेगी कायनो डॉक्टर लक्ष्मी जी अग्रवाल, जिनका ये हेमलता का हमारे मंडल में हमेशा सहायता मिलती है और हर कार्य में हमेशा ये तत्पर रहती है। कभी भी कोई भी कार्य हो सजेशन देती है, आप इसको बुला के ये कार्य करवा सकते हो, आप ये कार्य कर सकते हो। तो मैं हेमलता तुम्हारे पूरे पूर्वांचल महिला मंडल की ओर से तुम्हारा आभार व स्वागत व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं पूरे पूर्वांचल महिला मंडल के हमारे जो बड़े पदाधिकारीगण है, जतन भाई है, सुशीला भाई है, रमन भाभी जी है, लीला भाई है और हमारी मंत्री श्वेता है, और इनके अथक प्रयास से जो अभी मैं समय भी नहीं दे पा रही हूँ और सारा कार्यभार श्वेता की अस्वस्थता होने के बावजूद हमारा कार्य विनीता बरमेजा संभाल रही है। और सारी बहनें और प्रचार प्रसार मंत्री हमारी अर्चना जी नाटा, जो हर कार्य में हमेशा निरंतर कोई भी कार्य हो और मीडिया का जितना भी कार्य हो वो हमेशा तत्परता से अपने सूझबूझ से सारे कार्य करती है। तो मैं पूरे पूर्वांचल महिला मंडल की ओर के सभी का स्वागत व आभार व्यक्त करना चाहूंगी। पुनः एक बार डॉक्टर साहब का मैं आभार स्वागत करना चाहूंगी कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें हमारी इस वेबिनार में हमारी कार्यशाला में दिया, उसके लिए मैं पुनः आपका एक बार
धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी इन्हीं भावों के साथ। ओम अरहम। अंजू बोल चुकी। बिंदु आवाज नहीं आ रही है। बिंदु माइक ऑन कीजिए बिंदु जी। एक्चुअली म्यूट हो गया था शायद। ओके, अब आ रही है? बोलिए। हाँ, आ रही है। धन्यवाद अंजू जी। अध्यक्ष वक्तव्य के बाद अब हम उस दिशा की अग्रसर होते हैं, यानी कि हमारे कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस कार्यशाला का शुभारंभ करते हैं राष्ट्रीय सह प्रचार प्रसार मंत्री श्रीमती सोनम जी बागरेचा के नमस्कार महामंत्र के द्वारा। सोनम जी अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल में अपना सहयोग दे रही है। वर्तमान टेक्नोलॉजी के मामले में तो ये कंप्यूटर माइंडेड है। आज इनको हमारे बीच में पाकर मैं तो सिर्फ यही कहूंगी, जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं। जिन्हें ऐसे बनाया है वो आज हमारी कार्यशाला में आए हैं। तो सादर अनुरोध सोनम जी बागरेचा से। नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो उवझायानं नमो लोए सव्वसाहोनं ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलालंच सव्वे सिंह परम हवै मंगलम। परम पावन परम प्रियस वंदना। परम जप है परम तप है परम श्रेयस वंदना। तुम नहीं आराध्य तुमसे अकिल एहसास बोलता। परम सत्य है परम शिव है अभिवंदना अभिवंदना। वंदे अर्हम वंदे गुरुवरम वंदे महाश्रमणीवरम। पूर्वांचल महिला मंडल की अध्यक्ष अंजू जी, मंत्री श्वेता जी एवं संपूर्ण नारी शक्ति इस कार्यक्रम वायरस पर जीत कार्यशाला पर पधारे मुख्य वक्ता डॉक्टर जी, सभी श्रोतागण को मेरा प्रणाम सादर जय जिनेन्द्र। तुम सृष्टि की अद्भुत रचना हो, मानवता का हो आधार। ऊंचे विस्तृत नील गगन में उड़ जाओ तुम पंख पसार, उड़ जाओ तुम पंख पसार। वायरस पर ही नहीं, वायरस पर जीत ही नहीं, नारी हर क्षेत्र में अपनी जीत हासिल कर रही है। गुरुदेव तुलसी ने संपूर्ण महिला मंडल को, संपूर्ण महिला समाज को खुला आकाश दिया है। खुले आकाश में पंछी भी स्वतंत्र उड़ान भरते हैं, भरते भरते अपने लक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। सफलता, विजय और विकास का आधार है संवर्धन। संवर्धन का महत्वपूर्ण सूत्र है भरना, गतिशील भरना, भरना, गतिशील भरना। अग्रसर हो राही पथ पर, बढ़े चलो, रुको नहीं डटे रहो, रुको नहीं डटे रहो। रुकावटें हजार हो, समय की प्रहार हो, प्रचंड वेग प्रलाप हो, रोग हो संताप हो, तू खंड कर प्रचंड को। वायरस पर जीत पाकर, वायरस पर जीत पाकर, हर उस संताप को जो रोकती है राह को। जैसे यहाँ बैठे आप सब, पूर्वांचल महिला मंडल रुक नहीं सकती, थक नहीं सकती, बढ़े चलो। मेरा एक विनम्र निवेदन, संवर्धन कार्यशाला का कोई भी थीम, जैसे अभी उत्तर गुजरात का संवर्धन कार्यशाला था, उनका थीम था रिलेशनशिप्स।
मतलब रिश्तों में संवर्धन। वैसे ही आप कोई भी संवर्धन का एक टॉपिक ले लें, उसके लिए एक नई ऊर्जा, नई गति पाकर बढ़े चलो। शिक्षा हो, साधन हो, शिक्षा साधना का हो या कोई व्यक्तित्व विकास का हो, एक ही शब्द, अनगिनत आयाम, संवर्धन। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ओर से एक नया आयाम, संवर्धन। हर इसीलिए उसके तरफ बढ़े चलो। मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ओर से एक छोटे से बात के बारे में बताना चाहती हूँ, जो है सोशल मीडिया। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल रखना चाहती हूँ। हर एक व्यक्ति स्वयं के लिए, समाज के लिए, मंडल के लिए अपना एक पहचान बनाना चाहता है। उसका एक सुंदर और इजी प्लेटफॉर्म है ये सोशल मीडिया। जूम पर मीटिंग करके, व्हाट्सएप के माध्यम से सब कुछ सूचित करना प्रचार प्रसार ही है। सबसे पहले यह सोच कि एक सिर्फ एक मंडल की मंत्री या प्रचार प्रसार मंत्री का दायित्व नहीं, सभी सदस्यों का ये कोशिश होना चाहिए। बस एक छोटी सी कोशिश कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो। आप सब आंटी लोग सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया क्या है। आप सब जानते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब नाम सुना होगा। वो छोटे बच्चों या हम जैसे उम्र वालों के लिए नहीं है, ये सब आपके लिए भी है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और रखना चाहती हूँ कि जैसे एक कोई भी फैमिली फंक्शन हो या मंडल की कोई भी एक प्रस्तुति हो, उसपे अपने एक फोटोग्राफ खींचते हैं, एक ग्रुप फोटो लेते हैं। उसमें अपने सबसे पहले क्या खोजते हैं? खुद का फोटो कैसा लग रहा है, उसी को खोजते हैं और उसी को निहारते हैं। उसी प्रकार मंडल का कोई कार्यक्रम हो तो उसका पोस्ट, जब हम जैसे ये पूर्वांचल महिला मंडल के फेसबुक पेज पे ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपना खुद का एक फेसबुक अकाउंट खोलें। बहुत सारी बड़े उम्र की लेडीज जुड़े हुए हैं, उनको तो सिर्फ एक निवेदन करना है अपने घर के छोटे सदस्यों को कि मेरा एक फेसबुक अकाउंट बना दो। एक फेसबुक अकाउंट बनेगा और फिर पूर्वांचल महिला मंडल के फेसबुक पेज को प्लस अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के फेसबुक पेज पे एक छोटा सा एक लाइक बटन आता है, ऐसे एक थम्स अप आता है, उसको आप लाइक करिए। उससे क्या फायदा होगा? एक तो आपको सभी प्रोग्राम्स की सूचना तुरंत ही मिल जाएगी और आप अपडेट रहोगे। प्लस ये बहुत एक शान का बात होगा कि हमारा खुद का एक फेसबुक अकाउंट है। तो हर फैमिली मेंबर का फेसबुक पे अकाउंट रहता है, तो उसको आप देख सकते हो। जो भी नए कार्यक्रम हो रहे होंगे उसके बारे में आप सूचित रहोगे। तो अपना समाज में सामाजिक संवर्धन करें। अंत में मेरे को ये मौका देने के लिए कि मुझे आज आपने बुलाया, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ श्वेता जी के प्रति, अंजू जी के प्रति, जिन्होंने इतने सुंदर व्यवस्थित कार्यशाला में मुझे सहभागी बनाया। पूर्वांचल महिला मंडल मेरा अपना है। मैं उसमें कोई भी प्रोग्राम के इनविटेशन में आने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। मैंने पूरा वाचन इसीलिए बता दिया क्योंकि मेरे को 2:30 बजे एक दूसरे प्रोग्राम में जाना है। उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, बीच में वापस आ जाऊंगी, पर ये सब आपका प्यार है, इसीलिए उसके प्रति आभार आभार आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम, बहुत अच्छा लगा तुम जुड़ी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ऐसे हमेशा चाहेंगे हमारे हर कार्य में तुम जुड़ो, क्योंकि अपना तो बहुत पुराना कार्य रहा हुआ है, बहुत साथ में काम किए हुए हैं। तो मेरा और श्वेता का तो बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ में काम मिलके काम किया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है तुम आती हो तो। आंटी मेरे को भी बहुत बहुत मतलब बहुत अपनापन लगता है। जैसे आपका फोन या श्वेता भाभी का फोन आता है, मेरे को लगता है ये तो मेरे को ही जाना ही है, मतलब मैं ना बोल ही नहीं सकती हूँ। और एक और तरफ से कि श्वेता भाभी को अपने उनकी हेल्थ के लिए बहुत वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और अंजू आंटी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। 1 मंथ हो गई आपकी पोती का फोटो देखा, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। सोनम जी एक बात कहना चाहूंगी, मैं आज संयोजन नहीं कर रही हूँ, पर आपने कल लिखा हिंदी इंग्लिश चलेगा क्या,
बट आपने इतना सुंदर हिंदी बोला है, इतने सुंदर आपके शब्द है, शब्दों में जिनको पिरोया है आपने, मैं सोच नहीं सकती थी कि आप इतना अच्छा हिंदी भी बोलते हो। पहली बार काम पड़ा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका हमारे बीच उपस्थित होने के लिए। और परमिशन हो तो मैं एक बार निकलूं और फिर वापस आ जाऊंगी हाफ एन आवर में, पर मेरे को एक बार जाना होगा। ठीक है सोना, ओके। हाँ, थैंक यू। और मैं स्वागत करना चाहूंगी, हमारे बीच से जुड़े हैं मध्य कोलकाता की प्रेसिडेंट श्रीमती बसंती जी बोरा, हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। जय जिनेंद्र, अंजू जी, श्वेता जी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बिंदु कंटिन्यू करो आगे। ओम बरम सोनम जी, बहुत ही सुंदर व सीमित शब्दों में आपने अपने भावों को व्यक्त किया है। आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। चारों तरफ कोरोना का आतंक छाया हुआ है। भागदौड़ वाली जिंदगी जैसे थम सी गई है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया है। ऐसे में जिन्होंने आशा का दीप जलाया है वो है हमारे डॉक्टर। जी हाँ, हमारे डॉक्टर। आज हमारे इस सत्र में डॉक्टर ललित जी वैद उपस्थित हैं। कोरोना के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है। आज उन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर ललित जी वैद। इनसे आप सभी भली भांति परिचित हैं। बांगुर में स्थित अपने वेलव्यू क्लिनिक में यह अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बिंदु म्यूट हो गई हो, बिंदु म्यूट हो गई हो। बांगुर में स्थित अपने वेलव्यू क्लिनिक में यह अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कोरोना जैसी पैंडेमिक सिचुएशन में भी यह सुंदरवन में फ्री कैंप में अपनी सेवाएं दी है। राज्यपाल श्री केसरी नाथ जी त्रिपाठी के द्वारा सोशल वर्कर के हिसाब से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। लगभग 30 वर्षों से, जी हाँ 30 वर्षों से यह अपनी सेवाएं समाज को तथा देश को दे रहे हैं। तो चलिए हम सुनते हैं आज डॉक्टर ललित जी वैद को। किसी भी बहन को अगर कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी प्रश्न पूछना चाहे तो वो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकती है, जिनका क्वेश्चन डॉक्टर साहब समय समय पर देते रहेंगे। चलिए सादर अनुरोध डॉक्टर ललित जी वैद से। सुनते हैं ललित जी वैद को। गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन। महिला मंडल की सभी बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कोरोना आज 1 साल होने जा रहा है, हमारे सबके बीच में इस तरह फैल गया है, सबके मन में एक डर के रूप में एकदम समा गया है। कोरोना 2019 में सबसे पहले डायग्नोस हुआ था, दिसंबर के महीने में, जो आज बढ़ते 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 पूरे विश्व में होते हुए, चाइना से होते हुए अमेरिका, फ्रांस, इटली, सब जगह से होते होते आज हमारे देश में आ गया है। हमारे देश में भी विदेशों की तरह बहुत भयंकर रूप से इसकी महामारी बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन संख्या इसकी बढ़ रही है। आज पूरे विश्व में करीबन 4 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। करीबन 11 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे देश में इसकी संख्या कम नहीं है, करीबन 80 लाख इससे संक्रमित हो चुके हैं और करीबन 2 लाख इससे अकाल मृत्यु को समा चुके हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को, अपने समाज को संभाल के रख सकें, मृत्यु दर को रोक सकें और संक्रमण को बढ़ने से रोक सकें। इसके लिए हमें कुछ बातों की जो साधारण जानकारियां हैं वो हमें रहनी चाहिए, एक दूसरे को जागृत करना चाहिए ताकि इस बीमारी को हम जल्द से जल्द रोक सकें, इसको कंट्रोल में ला सकें। तो हम लोग ये सोचते हैं ये बीमारी होती कैसे है, क्यों ये बीमारी आई और कैसे होती है, किन लोगों को ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है।
कहाँ पर ये बीमारी सबसे ज्यादा होती है, फैलती कैसे है, एक से दूसरे के पास जाती कैसे है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है। लाखों रुपए हमारे खर्च हो रहे हैं, लोगों के परिवारों के इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो खराब हो रही है, और इससे ये भी नहीं है कि हम इससे ठीक हो गए तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब हमें कुछ नहीं हो सकता। इसके आगे भी हमें क्या करना है, इसके बारे में भी हमें आज सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि ये बीमारी होती कैसे है। ये बीमारी बेसिकली जो है हवा में फैलती है। हवा में जो है कोई भी पेशेंट या कोई भी जिसमें इस बीमारी के लक्षण है, इस बीमारी के वायरस हैं, उससे जो है ये हवा में कीटाणु तैरते तैरते हमारे नाक से, हमारे मुंह से या हमारी आंखों के जरिए गले के अंदर जाते हैं। गले के अंदर के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग नेजोफेरिंक्स बोलते हैं। इस नेजोफेरिंक्स में ये वायरस जा करके बस जाते हैं और वहां पर ये मल्टीप्लाई करते हैं, अपने आप अपनी जनसंख्या को ये बढ़ाते हैं, बढ़ा करके फिर ये अग्रसर होते हैं आगे की तरफ। अगर कुछ किसी पेशेंट के ये लंग्स में चले जाते हैं, तो किसी के ये पेट में चले जाते हैं, तो किसी के ये नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं। जिनके लंग्स में जाते हैं उनको निमोनिया हो जाती है। कोविड के 80% पेशेंट्स को ये निमोनिया खांसी करते हैं। 20 में बचे 20% में 18% पेशेंट में ये पेट के जरिए डायरिया के रूप में भी प्रदर्शित होते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं ये लूज मोशन है, लूज मोशन नहीं है, ये कोरोना के कारण लूज मोशन है। इसके अलावा जो है कुछ पेशेंट जो है 2 से 3% जो पेशेंट हैं वो दूसरे सिम्टम्स लेकर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कॉमन से जो साधारणतः होते हैं, हम लोग जो बोलते हैं हमें सांस में गंध नहीं मिल रही है, हमें जीभ में स्वाद नहीं मिल रहा है, ये नर्वस सिस्टम को लेते हैं। ऐसे पेशेंट जो है ज़्यादा सेफ होते हैं, इनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से ये हवा के माध्यम से, हवा में ये ड्रॉपलेट या फिर जो है एरोसोल के रूप में ड्रॉपलेट बोलते हैं, जब हमारे शरीर का कोई भी सॉल्यूशन या लिक्विड पार्ट उसके साथ वायरस मिलके मोटे रूप में जब छींकते हैं तब ये ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। उसको वो अगर हमारे नाक में चले जाएं, मुंह में चले जाएं या आंखों के जरिए हमारे नाक तक, गले तक पहुंचे तो ये इन्फेक्शन होता है। अब हमें सोचना ये है कि किन लोगों को ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो वो लोग जो हमारे परिवार में है उनको हम उनसे बचा सकें। सबसे कॉमन है हमारे समाज में, हम डॉक्टर्स को ये सबसे ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा हमारे साथ काम करने वाले हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सिस्टर्स, हमारे नर्सेस, इन लोगों को ये सबसे ज़्यादा हो सकता है। फिर आते हैं हम अपने परिवारों में। हमारे परिवारों में जो हम एडल्ट, जो काम करने वाले मर्द हैं या आदमी हैं, जो लोग घर के बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए या अपने बिजनेस के लिए, उनमें इसके होने की संभावना ज़्यादा है। कारण यह है कि इनको ज़्यादा घर के बाहर निकलना पड़ता है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ता है, तो इनको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसमें भी डाटा ये बोलते हैं कि जेंट्स को लेडीज़ की अपेक्षा ज़्यादा होता है कोरोना। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन है हमारे परिवारों के, वो हैं हमारे बुजुर्ग या हमारे यंगस्टर्स भी, लेकिन अगर उनको कोई बीमारी साथ में है तो, बीमारी जैसे डायबिटीज़ है या प्रेशर है या शुगर है या किसी को डायलिसिस चल रही है, तो ये पेशेंट जो है ये ज़्यादा रिस्क जोन में रहते हैं। तो ये हो गया कि किनको ये होने की संभावनाएं ज़्यादा। ऐसे होने को ये सबको हो सकता है, लेकिन इस ग्रुप के अपने परिवार के सदस्यों को होने की संभावनाएं ज़्यादा। हमारे यंग मैन जो घर के बाहर निकलते हैं कामकाज के लिए या कोई भी कारण के लिए, उनको, उसके अलावा हमारे घर में रहने वाले जो भी बुजुर्ग हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है, उनको ये होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि हमने देखा है कि घर के जेंट्स को जो बाहर गए हैं, घूम के आए हैं, जो लेके आए हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, उसी घर के बुजुर्ग को जो 70 साल के ऊपर हैं, दादाजी दादी जी को बीमारी हो गई।
क्योंकि उनकी लड़ने की क्षमता कम है, उनको दूसरी बीमारियां हैं, इसलिए उनको हमको बचा के रखना है। इसके अलावा अब है कि ये बीमारी किस जगह पे सबसे ज्यादा होती है। इसका सीधा और सबसे साधारण आंसर है, सब कोई जानते हैं हम लोग, भीड़ भाड़ वाली एरिया में ये सबसे ज्यादा होती है। जैसे अगर हम प्राइवेट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो वहाँ पे हम एक दूसरे के नजदीक ज्यादा आते हैं। जहाँ नजदीकी ज्यादा होगी वहीं पर ये संक्रमण ज्यादा होएगा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी सांस 3 फीट तक जा सकती है। वही अगर हम छींकते हैं या खांसते हैं तो वो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है या जो एरोजोल निकलता है वो 6 फीट तक जा सकता है। तो इस दूरी की जो है वो डिस्टेंसिंग जो है भीड़ वाली एरिया में मेंटेन नहीं कर सकते। तो कोई भी संक्रमित व्यक्ति अगर हमारे साथ चल भी रहा है उसको खुद को भी एहसास नहीं है, और अगर वो 3 फीट से कम दूरी में हमारे साथ चल रहा है 10-15 मिनट के लिए तो उसकी सांसों से हमें ये बीमारी मिल सकती है। तो ये हुआ कि कौन हाई रिस्क जोन में। और आते हैं हम लोग सब्जी बाजार, बहुत कॉमन जगह है, हम लोग को जाना पड़ता है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि सब्जी बाजार जाइए, इन समय लेके जाइए, जहाँ 2 कस्टमर पहले से खड़े हैं वहाँ बीच में घुस के भैया मेरे को पहले दे दो, ठेल के धक्का लगा के दूसरे को छू के जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय लें, एक जन निकल जाए तब दूसरा जाए, आप अपने आप को इस तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि ये स्प्रेड कैसे होता है, ये फैलता कैसे है। फैलने का मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एक से दूसरे के पास जाता है ड्रॉपलेट से। ड्रॉपलेट में एक है सीधा सांस के जरिए जाना, दूसरा ड्रॉपलेट है हाथ के जरिए जाना। जब हम लोग किसी भी जगह जाते हैं, कोई भी हमारे आसपास छींकता है तो उसके छींकने के साथ साथ कुछ ड्रॉपलेट्स आसपास में गिर जाते हैं। वो हमारी टेबल पे भी हो सकते हैं, वो हमारे कपड़े पे भी हो सकते हैं, वो हमारे चश्मे पे भी हो सकते हैं, और उसी को हमने हाथ से छुआ और उसी समय मेरे नाक में खुजली है और मैंने ऐसे कर लिया, तो ये वायरस जो है दूसरे से मेरे चश्मे पे आया, मेरे चश्मे से मेरे अंगली पे आया, मेरे अंगली से मेरे नाक पे गया। इसलिए अगर हम मास्क पहन के रखें तो हम लोग इससे बच सकते हैं। इस तरह ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये ड्रॉपलेट्स हर सरफेस पे अलग अलग समय तक जिंदा रह सकते हैं। इस वायरस की उम्र जो होती है वो 2 दिन से 12 दिन तक होती है, और सरफेस के ये 2 से 12 दिन हो गए हमारे शरीर के अंदर, और सरफेस के ऊपर यानी मान लीजिए टेबल है, मान लीजिए गाड़ी का हैंडल है, हमारे दरवाजे का हैंडल है, इन जगह पे ये जो है 72 घंटे तक 72 आवर्स तक ये रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। उससे ज़्यादा ये जिंदा नहीं रहते। तो इसलिए हमें चेष्टा यही करना चाहिए कि हमारे हाथ अननेसेसरीली दूसरी जगह पे, हर जगह पे न जाए, न छुएं। जब भी आप बाहर जाएं अपने हाथ को ऐसे रख के जाएं, जितना हो भीड़ में अपने हाथ को ऐसे रख करके बात करें ताकि आपके हाथ दूसरी जगह टच ना हो। आप अगर टच से अपने आप को बचा सकेंगे तो आप जो है ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा हम लोग ये सोचते हैं कि ये किसी पेशेंट में ये स्प्रेड तो हो गया, नाक से चला गया, लेकिन मेरे को तो तकलीफ कम हुई, दूसरे को तकलीफ ज्यादा हुई। ऐसा क्यों? इसके डिपेंड करता है कि आप किस तरह उस पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आए। अगर आप सीधे साधारण पेशेंट के कांटेक्ट में आए जिसको कोई छींक खांसी रही है तो आपको सीवियरिटी चांसेस कम है। यही अगर हमने आपके मुंह पे 3-4 बार छींका 10 मिनट के अंदर जोर जोर से, और आप भी सुरक्षित मास्क नहीं लगा के रखे थे और सामने वाले ने भी मास्क नहीं लगा के रखा था, या लगा के रखा था तो उसने अप्रोप्रिएटली या ठीक से नहीं पहन रखा था, तो आपको वो इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा मिलता है। वायरस लोड आपके शरीर में ज्यादा हो जाता है, गले में ज्यादा हो जाता है, और वो आपको तकलीफ देता है। और उसके अलावा वायरस लोड के अलावा अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी कम है, आप खाना पीना ठीक से नहीं खाते हो, या आपको कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटी या दूसरी बीमारियां साथ में है, तो आपको ये ज्यादा होता है। तो सीवियरिटी की एक पेशेंट बहुत खराब हो जाता है, दूसरा पेशेंट खराब नहीं होता है, उसके पीछे रीजन यही है, एक कम एक्सपोज हुआ था, दूसरा उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी थी, तीसरा उसने जो समय से अपना संभाल लिया, वो निकल गया, और जिसने इसको ध्यान नहीं दिया वो जो है तकलीफ में आ जाता है।
अब इसको, ये बीमारी फैलने के बाद इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करें? ये हमेशा ही बोला जाता है कि बीमारी आने से बढ़िया है उसकी रोकथाम हम पहले ही करें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम इसका अनुसरण पूरे अच्छे से नहीं कर सकते। प्रिवेंशन को मैं दो तरीके से लेता हूँ। एक डायरेक्ट, कि डायरेक्टली का मतलब हो गया कि हम डायरेक्टली उस पेशेंट के, जहाँ हमें पता है वहाँ हम उस पेशेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में ना जाएं। और दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में है कि हम हमें पता नहीं है और फिर भी हम दूसरे के साथ मिल रहे हैं और उसमें हम अपने आप को कैसे बचाएं। ये दो अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहला है कि हमें चेष्टा यही करना चाहिए, अगर हमें पता है कि ये पेशेंट इन्फेक्टेड है तो हमें उसको अलग कर देना चाहिए और उसको भी मास्क लगा के रखना चाहिए। और हम जब भी उसके पास जाएं तो हम अच्छे मास्क पहनकर उनके पास जाएं, उनकी सेवा करें, कोई तकलीफ नहीं है। एक से दूसरे की दूरी थोड़ी सी बना के रखें, सीधा मुंह एक दूसरे के सामने मुंह न करके थोड़ा सा मुंह को टेढ़ा रखें तो सांसें डायरेक्टली नहीं एक दूसरे के पास जाएगी, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जब हम लोग किसी पेशेंट को, जो लोग बाहर जा रहे हैं जिनको पता नहीं है वो डायरेक्टली वो कैसे अपने आप को बचाएंगे, उनके लिए बेस्ट है मास्क का व्यवहार करना। अब इस मास्क जो है वो एंट्री को भी रोकता है, मास्क जो है वो एग्जिट को भी रोकता है, वो वायरस को अंदर आने से भी रोकता है और वायरस को बाहर जाने से भी रोकता है। अगर हम इन्फेक्टेड हैं और हमने मास्क लगा रखा है तो हमसे दूसरे को नहीं मिलेगा, और अगर हम इन्फेक्टेड नहीं है और हमने मास्क लगा रखा है तो भी हमको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो मास्क की जो बारे में जो है वो बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हम लोगों के बीच में। मास्क जो है कॉमनली जो साधारणतः होते हैं, 4 तरह के मास्क बाजार में चलते हैं, ठीक है। एक है ये N95 मास्क, ये जो हम लोग सब जानते हैं N95 मास्क है, इसमें कोई वाल्व नहीं है, ये मास्क सबसे सेफ है, सबसे सेफ है। हम चाहेंगे कि जो परिवार के सदस्य 7 दिन बाहर जाते हैं वो 7 मास्क रखें, सोमवार मंगलवार बुधवार करके 7 दिन का नाम लिख के रखें, आए दूसरे दिन उसको टांग दें, दूसरे दिन धूप में टांग दें, धोने की जरूरत नहीं है, इसको धूप में टांग दें, धोने की जरूरत नहीं है। मंडे वाला मास्क वापस मंडे को 7 दिन तक ये धूप में टंगा रहे, क्योंकि वायरस की जिंदगी मैंने बताई सरफेस पे 72 आवर्स मैक्सिमम, और अगर हम इसको 72 × 2 यानी 6 दिन अगर हम बाहर सुखा देते, वायरस अगर इसमें लग के भी आया तो वो मर जाएगा, ठीक है। दूसरे मास्क जो व्यवहार होते हैं वो होते हैं N95 के जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें ये वाल्व लगे होते हैं। ये वाल्व जो है ये बहुत खतरनाक है, अगर मैं पहनता हूँ मेरे को इन्फेक्शन नहीं है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पहनता हूँ और मेरे को इन्फेक्शन है तो इस वाल्व के जरिए मैं लोगों को देता रहूंगा, ये जो मेरा 1 वे ट्रैफिक है वो रुक जाएगा जो पहले था इस मास्क से। अगर ये मैं मास्क पहनता हूँ तो मैं अपने लिए भी सेफ हूँ, मैं दूसरों के लिए भी सेफ हूँ। लेकिन अगर ये पहनता हूँ तो मैं अपने लिए सेफ हूँ लेकिन दूसरों के लिए सेफ नहीं हूँ। तीसरे मास्क है ये सर्जिकल मास्क, ये मास्क हम लोग 1 दिन के लिए यूज कर सकते हैं, जो बहनें 1 ही दिन के लिए बाहर जाती हैं वो ये मास्क पहन के जा सकती है, इनसे सेफ्टी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ये जो साधारणतः हम लोग जो डिजाइनर मास्क कपड़े के पहनते हैं उनके। डिजाइनर मास्क से जो आपकी सेफ्टी पॉइंट है वो सिर्फ 2 से 8% है, इससे सेफ्टी जो है करीबन 30 to 40% है। तो इट इज ऑलवेज बेटर, ये बेटर रहेगा कि हम ये मास्क अगर 1 दिन के लिए यूज करना है तो ये पहन के जाएं, कितना ही देखने में बुरा लगे प्राणों से बेटर है। इसके अलावा मास्क के अलावा जो है ये ड्राई वॉश भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा सेकंड जो होता है हम लोग को वॉशिंग ऑफ द हैंड, जब भी आए ये वायरस पानी में ज्यादा नहीं टिकता, पानी में इसकी जिंदगी नहीं है, इसलिए ये पानी से आप ये सोच सकते कि डरता है। इसलिए जब भी बाहर से आए सबसे पहला काम हाथ धोना, या हाथ धोने की डिस्टेंस है या तकलीफ है तो सैनिटाइज करना, जितना हो सके सबसे पहले हाथ धोना। और अगर जो हमारे घर के जेंट्स सारा दिन बाहर घूम के आते हैं
वो सबसे पहले नहाने जाएं, सबसे पहले नहाने जाएं। नहाने में भी कुछ एरिया हमारे शरीर के वहाँ पे साबुन को अच्छे से रगड़े, क्योंकि वो एरिया एक्सपोज्ड एरिया होती है, गले से लेके माथा तक, हाथ और नीचे के पाँव। हमने देखा है बहुत जनों को, ठीक है, देखा क्या है, सुना है, ठीक से पाँव पे साबुन ही नहीं लगाया, और एरोसोल लेके आए थे, चप्पल में लेके आए थे, घर में भी जगह जगह उन्होंने कर दिया, और उससे कोई एक छोटे बच्चे ने नीचे से उठा के अपने नाक में डाल लिया और उसको इन्फेक्शन हो गया। उस छोटे बच्चे ने क्या गलती की थी? गलती हम बड़ों ने की थी, तकलीफ वो पा रहा है। तो इसलिए आते ही अपने हाथ अच्छे से धोएं। हाथ धोने के लिए 20 सेकंड्स इसीलिए बोला जाता है कि 20 सेकंड्स में यूजुअली अगर ये पानी में रहता है वायरस तो ये खत्म हो जाता है। बेटर रहेगा 20 से 30 सेकंड, और साबुन से अच्छे से हाथ धोए। हाथ धोने के तरह तरह के आप लोगों को सबको बताया गया, जैसे भी हो आप 20 सेकंड तक हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद ही किसी के यहाँ जाएं तो उसके यहाँ पहले जाते ही उसके वॉश बेसिन पे हाथ धोएं। अगर ऑफिस में भी आप जाते हैं, अगर वहाँ वॉश बेसिन है तो आप अपने हाथ धोएं। सबसे पहला काम हाथ धोना। उसके बाद जो है नहाना। ये दो चीज जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ जगह जगह पे टच करते हैं। ऑफिस से आते हैं, गाड़ी का हैंडल छू लिया, ऑफिस में टेबल पे छू लिया, कॉलिंग बेल बजाई, इधर घर का दरवाजा छू लिया, कहाँ पे किस दूसरे आदमी ने आके पहले से छींका हुआ है, खांसा हुआ है, हमें नहीं पता। वहां से वो ड्रॉपलेट हम अपने हाथों के जरिए अपने घर ले जा सकते हैं। हम किसी से नहीं मिले थे, हमारा तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था डॉक्टर साहब, हमने तो 6 महीने से अभी तक दरवाजे से पांव ही नहीं रखा। आज पहली बार आपके यहाँ आ रहे, लेकिन मेरे को क्यों हो गया? आपके यहाँ जो दूध वाला आता है, जो दैया आती है, किसको सर्दी है, किसको छींक है पता नहीं, वो आपके गेट पे आने के बाद उसने छींक दिया और आपने वो दरवाजा खोला, आप अपने हाथ से अपने पास साथ में कोरोना लेके अंदर चले गए। तो इसलिए इनको आपको ध्यान रखना। मैं खुद देखता हूँ मेरे चैम्बर में, मैं समझा रहा हूँ, जोर जोर से समझा रहा हूँ, 3 मास्क पहन के समझा रहा हूँ, लेकिन लेडीज बहने बोले चाहे जेंट्स बोले, वो टेबल पे आके यूं हाथ दे करके खड़े होकर के सुनने की चेष्टा करते हैं, और मेरी टेबल पे पड़े हुए जो दूसरे पेशेंट्स के छींक है वह कुछ न कुछ बोले जाएंगे। जब आपको बताया जा रहा है, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो नो टच, हाथ को ऐसे कान खोल के सुने, हाथ झुका के सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो मैं रोज देखता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद है फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी। अब 6 महीने 9 महीने हो गए, अब काम पे तो जाना पड़ेगा, घर पे भी अकेले रहते रहते हम सब बोर हो रहे हैं, तो गेस्ट को बुलाना पड़ेगा, छोटी मोटी बर्थडे पार्टी भी करनी पड़ेगी। ये भी हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हम कितने दिन ऐसे अकेले रहे, एक दूसरे से मिले। यस, ये जरूरी है और हमें करना भी है, लेकिन उसमें कुछ नियमों को मानते हुए ही चलना है। तो इसको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, अब हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, यानी आप एक दूसरे के शरीर से 3 फुट से 6 फुट की दूरी पे रहें। आपके घर में जितनी जगह है उतने ही लोगों को आप बुलाएं, उसके हिसाब से बुलाएं। हर सप्ताह 4 जन को बुला लें, 4 सप्ताह बुलाएं, एक साथ 16 जन को ना बुलाएं। उससे आप भी सेफ रहेंगे, आपके गेस्ट भी आपके यहाँ आकर के सेफ रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग आपकी मेंटेन रहेगी। और जो ही गेस्ट जाएं उसके बाद आप अपनी ये जो मेटेलिक सरफेसेस होती हैं, टेबल है, दरवाजे हैं, हैंडल्स हैं, इनको आप जरूर पोंछें। और घर पे आने के बाद भी जो गेस्ट आते हैं और अगर आप बीमार हैं तो बिल्कुल ना संकोच करें, झूठ ना बोलें कि हमको थोड़ी सर्दी वर्दी लग गई है और तो हम आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी सर्दी है, क्या है, बुला लिया है तो सब आ जाएंगे। प्लीज ऐसा ना करें, इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है कि हमारे घर में तकलीफ है, हमको आज सर्दी जुकाम हो गया है, हम प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं। आने वाले को भी भाई आज हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया क्योंकि हमें सर्दी है। इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है। हम संकोच के मारे चले गए या बुला लिया, हमने एक दूसरे को बांट दिया। ऐसे बांटने से बढ़िया है कि हम संकोच को तोड़ें और एक दूसरे से क्लियरली साफ साफ शब्दों में कहें कि भाई आज हमें तकलीफ है, आज हम हमारा प्रोग्राम चेंज करते हैं। इसमें कोई भी शर्माने की या हिचकिचाने की बात नहीं है। अब इसके अलावा जो है कि हमें कुछ
बातें हैं जो कि हम लोगों में सब प्रिवेंशन का जो सेकंड पार्ट है, हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। ये तो हो गया कि हमारे बीमारी ना आए, यानी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ वाली एरिया में ना जाएं, मास्क पहने, दूरी मेंटेन करें, ये सब हो गया। अब अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। इस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पिछले 6 महीनों में मैंने जो सबसे ज़्यादा सुना है वो है, आते ही डॉक्टर साहब मैं रोज दिन में 3 बार गर्म पानी नींबू निचोड़ के पीते हूँ, कोई काम का नहीं है। मैं रोज गर्म दूध में हल्दी डाल के दिन में 3 बार 2 बार पीता हूँ या पीती हूँ, कोई काम का नहीं। मैं रोज का दिन में 2 बार 3 बार काढ़ा लेता हूँ या सप्ताह में रोज काढ़ा लेता हूँ, कोई काम का नहीं। गर्म पानी से कोई फायदा नहीं होता है। प्लेन गर्म पानी से, मैं रोज गरारा करता हूँ डॉक्टर साहब, प्लेन गर्म पानी से गरारा करने से वायरस नहीं मरेगा। वायरस थोड़ा आपका सिम्टम्स कम हो जाएगा, सेक हो जाएगा, लेकिन वायरस नहीं मरेगा। वायरस को मारने के लिए टेम्परेचर चाहिए 56 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उतना गर्म पानी हम पी नहीं सकते, तो वायरस उससे नहीं मरेगा। बल्कि लगातार गर्म पानी के खुलने से आपके टेस्ट बड के नर्व्स एंडिंग खराब हो जाएंगे, आपका टेस्ट ऐसे ही चला जाएगा और आप कोरोना समझ के अपना इलाज करा लोगे। तो इसलिए गर्म पानी का कोई रोल नहीं है। आई रिपीट, गर्म पानी का कोई रोल नहीं है। आप अगर अपनी जिंदगी में दिसंबर 2019 के पहले गर्म पानी रोज पीते थे, आप पी सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए गर्म पानी पीने का क्या अटक गया, कोरोना से इसको रोकने के लिए गर्म पानी का कोई रोल नहीं है। नींबू का रोल है, नींबू विटामिन सी है, इसलिए उसमें आप नींबू दाल में भी निचोड़ के पी सकते हो। हल्दी दूध को जो है आप यूज कर सकते हो, सप्ताह में 1 बार 2 बार आप ले सकते हो, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते, ज्यादा हल्दी पी के भी उससे भी नुकसान होते हैं। तो इसलिए जितना लिमिट में पिएंगे उतना बढ़िया। सप्ताह में 1 बार 2 बार आप ले सकते हैं। काढ़ा का भी आयुर्वेद संस्थान से सिर्फ 4 चीज मिला करके काढ़ा बनाने का बोला गया है, लेकिन हम लोग सब कुछ डाल करके रोज पीते हैं। इससे शरीर गर्म होता है, आंतों के ऊपर उसका असर पड़ता है, और भविष्य में आने वाले दिनों में हम लोगों को पेट के पेशेंट यानी पेट की प्रॉब्लम के पेशेंट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हम अपने आप को बचाने के लिए सब काम कर रहे हैं। गर्म पानी भी पी रहे हैं, हल्दी का दूध भी पी रहे हैं, काढ़ा भी पी रहे हैं, लेकिन ये हर चीज काम की नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें? तो हमें करना ये है, इवन ये भी है कुछ कि निमोनिया के वैक्सीन ले लें क्या डॉक्टर साहब, फ्लू का वैक्सीन ले लें क्या डॉक्टर साहब। फ्लू का वैक्सीन, निमोनिया का वैक्सीन आप ले सकते हैं, इससे कोरोना से आप नहीं बचेंगे। निमोनिया का वैक्सीन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं है, आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सारी दौड़ लगी हुई है कि फ्लू का वैक्सीन हमको दे दीजिए। कॉम्प्लेक्सेस में तो ऐसा है कि 100 जन एक साथ लगवा रहे हैं, जिसका कोई रोल नहीं। इसका असर आपकी इकोनॉमी पे पड़ रहा है, आपके शरीर पे कोई विशेष फर्क कोरोना के लिए नहीं पड़ेगा, कोरोना के लिए बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपने ये भी एक नया इलाज सुना है सबके मुंह से, डॉक्टर साहब मौसमी का जूस और डाब का पानी हम रोज पिला रहे हैं। उनको इस तरह बोल के लगता है जैसे मेरे पे एहसान कर रहे हैं कि वो पिला रहे हैं, इसलिए उनके पेशेंट को ये नहीं होगा। इसका भी कोई रोल नहीं है। इन पिछले 4 महीनों में मैंने 4 पेशेंट एडमिट किए हैं जो 2 दिन तक यही कर रहे थे और उसके बाद वो कमजोर होकर के भर्ती हो गए। तो प्लीज ये ना करें। आप डाब रोज पीते हैं, आप पीजिए, लेकिन इसके इलाज के लिए डाब और खाली मौसमी का रस पीना कोई बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान रखें। तो हमें अब करना क्या चाहिए? करना चाहिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। जो खाना हम आज से 9 महीना पहले खाते थे वही खाना हमें आज भी खाना है। उसमें पहले भी परिवर्तन की जरूरत थी, आज भी परिवर्तन की जरूरत है। ये जो है बैलेंस डाइट होना चाहिए। इस खाने के अंदर 3 तरह की कम से कम हरी सब्जियां, 3 तरह के अलग अलग तरह के फ्रूट्स रोज चेंज होने चाहिए। खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, चाहे छेने के रूप में लें, चाहे आप राजमा के रूप में लें, चाहे आप दाल के रूप में लें। इस खाने के अंदर जो है हमारे हरी सब्जियां इसलिए जरूरी है कि विटामिन मिनरल्स ये सारे हरी सब्जियों के जरिए ही जाते हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए,
हमें तली वली चीजें कम से कम खानी चाहिए। तीसरा, इस बीमारी में अपने आप को बचा के रखने के लिए अपने आप को हाइड्रेट करके रखना चाहिए। जितना ज़्यादा शरीर में पानी या लिक्विड जाएगा उतने हम अच्छे रहेंगे। हाइड्रेशन के लिए हम कुछ भी तरह का लिक्विड ले सकते हैं, चाहे जूस लें, चाहे सूप लें, चाहे भात का, इवन चावल का किसी के यहाँ अगर मांड बनता है तो मांड पिए, उसमें बहुत अच्छे विटामिन मिनरल्स रहते हैं। इसको लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और मांड के पिए भाई, मांड आराम से पी सकते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। हल्दी का दूध भी आप ले सकते हैं। और इन सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप इसको समय दे करके खाएं, आराम से चबा के खाएं। और प्राणायाम ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब मैंने बोला 80% लोग फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे हैं या तकलीफ पाते हैं या भर्ती होते हैं, तो उस फेफड़े को बचा के रखने के लिए फेफड़े की कैपेसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप अनुलोम या विलोम करें या रामदेव जी ने या योगा टीचर ने जो बता दिया वही एक्सरसाइज करें। आप सिंपल साधारण चुपचाप बैठ करके नाक से लंबी सांस टाने, जितना लंबा आप सांस टानेंगे, जितने आप सांस छोड़ेंगे, जितना आपके लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उतने आपके फेफड़े बीमारी आने के बावजूद भी लड़ने के लायक रहेंगे, हॉस्पिटल से वो बचेंगे। इसलिए अपने फेफड़ों को बचाना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें। एक तो अपने आचार व्यवहार को चेंज करने के लिए सुबह सबके सब, चाहे हर बच्चे को लेकर के बैठ जाइए, बच्चों को आप खिलौने दे दीजिए, बेटा बैलून फुला हवा निकाल, बैलून फुला हवा निकाल, बच्चा उसमें खुश, और आपका एक्सरसाइज हो गया। और हम सब बड़े बूढ़े, हमसे तो होता नहीं है, नहीं, आप जितना हो सके आप इतना सांस लेकर के रोक दीजिए, फिर लीजिए, ये बढ़ेगा, ठीक आप कर पाएंगे, नहीं करने वाली कोई बात नहीं है। अब आती है कि बीमारी को ट्रीटमेंट कैसे करें हम। इसके बारे में यह है कि ट्रीटमेंट बीमारी को हम लोगों ने 2 भागों में बांट रखा है, माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर। माइल्ड टू मॉडरेट उनको बोलते हैं जिनको थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हुई, 1-2 दिन के लिए बुखार हुआ, गले में खसखस हुआ, और हो सकता है नाक से पानी गिरा, हो सकता है किसी का मुंह का स्वाद चला गया, नाक की गंध चली गई। उन पेशेंट्स को जो है आप अलग रखते हैं हम। और उसके अलावा जिनको सांस की तकलीफ ज़्यादा है, खांसी बहुत हो रही है, छाती में पेन है, और उनके साथ साथ उनको दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जैसे शुगर, प्रेशर, इनको हम लोग मॉडरेट टू सीवियर में रखते हैं। माइल्ड पेशेंट के लिए विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोरोना आ गया, कोरोना टेस्ट आपने कराया, RT-PCR पॉजिटिव आया, तो अब डर करके सब भागने लगे, करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने फिजिशियन को पूछिए, बेसलाइन 2-4 दवाइयाँ जो लेनी है वो खाइए, और दूसरी चीज़ों से अपने आप को परहेज रखिए। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सब बहनों से ये है कि कान के कच्चे ना रहें, किसी की भी ना सुने। हमारे यहाँ जो है सबको ज्ञान देने की बहुत ज़्यादा वो इच्छा रहती है। तुम्हारे डॉक्टर साहब ने ये टेस्ट कराया, तुम्हारे डॉक्टर साहब ने वो टेस्ट कराया, तुमको ये दवाई दी, वो दवाई दी, और जब आप हमको वापस पूछते हो तो फिर हम लोग फिर क्यों चुप रहे, करवा लीजिए। इससे अपने घर का नुकसान होता है, आपका नुकसान होता है, हमारा कोई नुकसान नहीं होता। हमें पजल्ड होना पड़ता है और कोई नुकसान नहीं होता। तो इसलिए इलाज में माइल्ड टू मॉडरेट, दवाई के दुकानदार से पूछ के दवाई ना खाएं। डॉक्टर साहब का प्रेस्क्रिप्शन था, डॉक्टर साहब यही तो सिम्टम था, डॉक्टर साहब को आप भाई हम बोलेंगे चढ़ावा चढ़ा दीजिए, 200, 500, 1000 जो उनका है वो चढ़ावा आप चढ़ा दीजिए, आप सेफ रहेंगे, कुछ हद तक सेफ रहेंगे। और मॉडरेट टू सीवियर जो होते उन लोगों को जो है थोड़ा ध्यान से रखना पड़ता है, उनको कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, वो आप करवाएं। हर आदमी को टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। हम बोलते हैं मेरे को 50% टेस्ट सिर्फ इसलिए कराने पड़ते हैं कि घर वाले बोलते हैं, आप लोग हमको बोलते हैं, इसलिए हमको वो टेस्ट करवाने पड़ते हैं, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डरना छोड़ दें तो काफ़ी आपका इलाज का खर्चा कम हो जाएगा, डर कम हो जाएगा, बीमारी कम हो जाएगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट सबसे यही है कि किसी का भी नहीं सुननी, आपको अपने फिजिशियन के सुनने, उस पर पूरा विश्वास रखना, वो जैसे बोले वैसे करना।
तो आप जो है सब उसमें बच के रहेंगे। तो अल्टीमेट जो हम लोग का टेक होम मैसेज जो ये है कि बाद में क्या होगा, कोरोना तो चला जाएगा कुछ दिन के बाद, उसके बाद क्या होगा। हमारे जो भाई हॉस्पिटल में आईसीयू में से वापस लौट के आए हैं, वो ये कदापि ना सोचे कि अब हम ठीक हो गए, अब हमको कुछ नहीं होगा। ये फेफड़ा जो है ऑलरेडी जो बीमार हुआ है, अब इसमें फाइब्रोसिस होनी है, उसको भविष्य में सांस की प्रॉब्लम होनी है, उसको सीओपीडी होना है, उसको इनहेलर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सुनने वाला नहीं है। वो सोचेगा कि हमें तो हो गया, अब हमको होगा नहीं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका फेफड़ा कमजोर है। अब अगर एक टीबी का पेशेंट भी अगर उसके सामने छींकेगा तो इसको टीबी जो है भयंकर रूप से होएगा। इसके सामने अगर एक दूसरा बच्चा इन्फ्लुएंजा का थोड़ा सा छींकेगा तो इसको फिर वायरल निमोनिया होगा और ये फिर भर्ती होएगा, और ये अगर ध्यान नहीं देगा तो बाद में इसको सांस की तकलीफ होगी। इसलिए छुट्टी होने के बाद भी आपको आने वाले 6 महीने प्राणायाम करने हैं। आने वाले 6 महीने आपको मास्क हर समय पहनना है, हर समय पहनना है, बिना मास्क के नहीं रहना है। तो इसलिए टेक होम मैसेज हमारा यही है कि सब मास्क का व्यवहार और अच्छे मास्क का व्यवहार आप करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, खाना अच्छा खाएं और इधर उधर की बातों में प्लीज कान न दें, लोगों की बातों पे ध्यान न दें। जो जिस चीज के बारे में अच्छा जानता है उसी का ही राय लें, सबकी राय न लें। तो इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट कोरोना कंप्लीट करता हूँ। किसी भी बहन को, किसी भी दीदी को कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, बहुत ही जानकारी वाली बातें। अब हमारी बहनों के कुछ सवाल हैं। बबीता जी सुराना पूछना चाहती है, पॉजिटिव डिटेक्ट होने के बाद कितने दिन तक आइसोलेट रहना चाहिए? पॉजिटिव डिटेक्ट होने के बाद 9 दिन मिनिमम है, ऊपर में 14 दिन है। ये डिटेक्ट होने के हम लोग को ये देखना है कि आपको लेटर सपोज 1 तारीख को आपको सर्दी जुकाम हुई, 3 तारीख को आपने स्वाब दिया, 5 तारीख को आपकी रिपोर्ट आई, तो आपको 5 तारीख से 9 दिन और रहने हैं। यानी क्योंकि आपको सिम्टम आया था 1 तारीख को, वायरस की एज मैंने बताई आपको 14 दिन, तो 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक वो इन्फेक्टिव फेज में है। तो इसलिए हम 1 दिन और ले लिए, 15 तारीख तक उसको रहना है। अगर इसने और देरी से किया है तो और थोड़ा ये क्या बोलते हैं कम पीरियड तक वो आइसोलेट रह सकता है। लेकिन अब इस सिम्टम्स को कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होता है कि 1 तारीख को जो सिम्टम आया था वो उसी से हुआ था, वो 2 या 3 तारीख को भी वायरस के बाद हो सकता है। पहले दिन ऐसे ही एलर्जिक कफ हुआ था, सर्दी लगी थी, दूसरे दिन आप किसी से मिले, 2 तारीख को आपको वायरस घुसा, 4 तारीख को आपने टेस्ट कराया, 5 को पॉजिटिव आया, आपको 9 से 10 दिन रहना है, मिनिमम 9 to 10 डेज, ऊपर में 14 दिन। अच्छा, मंजू जी घोषल है, वो पूछ रही है, बच्चों की भी ये बीमारी हो सकती है क्या? सुरक्षा कैसे करें बच्चों को? मेरा सबसे छोटा बच्चा जिसको मैंने ट्रीट किया वो 9 महीने का है, बाजोरिया जी का पोता, 9 महीने का बच्चा, उसको कोविड हुआ। क्योंकि दादा दादी को भी हुआ, माँ पापा को भी हुआ, मम्मी अब पिला रही है, उसको पता नहीं है, उसको भी हुआ। अब है कि उसको बचाया कैसे जाए, तो जो मैंने जैसे बोला कि आप आते ही अपने हाथ पांव धोएं, सीधे से सीधे बाथरूम में चले जाएं, उसके बाद ही बच्चे के पास जाएं। ऐसी संभावनाएं हो कि आप ये इन्फेक्शन लेके आप आज आ सकते हो, तो 2 दिन अपने आप को जितना हो सके सबसे दूर रखें। बड़ों को समझाते भैया हम खा रहे हैं, तुम्हारे साथ खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सबके साथ मिलेंगे नहीं, पास में बैठ के खाना नहीं खाएंगे, मेरे को अलग दे दो। और बच्चे को जब मम्मी डील करती है तो वो अपने हाथ वाथ धोए, N95 मास्क उस समय जरूर पहने, उसके बाद बच्चे को ये खाना वाना खिलाए, उसको नहलाए धुलाए, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा तो मास्क पहनेगा नहीं, बच्चा तो इधर उधर जाएगा। आपको अपनी सफाई रखनी है, आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है, आपको अपने घर को साफ रखना है। ओके, अच्छा, बबीता जी तातेड़ है, वो पूछ रही है, यदि किसी को कोरोना है लेकिन कोई लक्षण नहीं है तो कैसे पता लगेगा? टेस्ट कराना होगा, मन में अगर संदेह है तो आप टेस्ट करा लीजिए। उससे बचे कैसे, जैसे बचना हो तो? संदेह हो गया, संदेह का तो कोई इलाज नहीं है, वहम का कोई इलाज नहीं होता भाभी जी, वहम का कोई इलाज नहीं होता।
और इसलिए हम ये भी बोलते हैं, ये तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं कि परिवार में लेटर सपोज मेरे को हो गया, ठीक है, अब मेरी वाइफ को और बच्चों का टेस्ट कराए कि नहीं कराए, क्वेश्चन आता है, तो उनके लिए क्या करें? हम बोलेंगे कि आप टेस्ट करवा लीजिए, ज्यादा सेफ रहेगी। क्योंकि मैंने ऐसे परिवार को डील किया है, पिताजी को हुआ है, दोनों बच्चों को, भाइयों को हुआ है, और बड़े भाई की वाइफ जो सबको डील कर रही थी, कोई सिम्टम नहीं था, बड़े आराम से 5 दिन डील कर रही थी, छठे दिन वो गैरेज हो गई, वो 3 तो निकल गए, नॉर्मल हो गए, उसको हमको भर्ती करना पड़ा। क्योंकि डीलिंग वही है कि हम लोग को तो शायद होगा ही, या हम तो सेफ हैं, तो हम टेस्ट करा के क्या करेंगे? अब वो टेस्ट नहीं कराएंगे तो वो पर्टिकुलर मेडिसिन जो हम इसमें दे सकते हैं, हम उसको नहीं शुरू कर सकते। अगर उसने टेस्ट करा लिया होता तो उसको भी, उसका भी दवाइयाँ उसके ससुर जी और उसके देवर जी और उसके पति देव के साथ चालू हो जाती। इसका आंसर ये है कि एक तो संदेह ना करें, और संदेह करें तो फिर पूरे परिवार के लिए कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वेदर चेंज हो रहा है, जैसे कि सभी को सर्दी खांसी नॉर्मली हो रहा है अभी सभी को, तो उस कोरोना और सर्दी खांसी के लक्षण में क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा बताइए। एक ही है, दोनों एक ही है, खाली जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि कोरोना में वीकनेस बहुत आती है, पहली बात वीकनेस बहुत आती है। दूसरी बात, कोरोना का फीवर जो है वो यूजुअली 101 डिग्री तक ही सीमित रहता है। 103-4 डिग्री जो है वो साधारण जो वायरल फीवर जो आप बोल रहे हो, जो हम लोग पिछले साल तक डील कर रहे थे, अभी भी आ रहे हैं, अब आई गई सीजन आ गया, तो उनके जो है उनका फीवर 103-4 रहेगा, उनका बुखार 100-101 तक नहीं रहेगा, आंखें भी ज्यादा लाल हो जाएंगी, कंजेस्टेड रहेगी। ये डिफरेंशिएशन है, उसमें उतनी कमजोरी नहीं होती जितनी इसमें होती है। जॉइंट पेन कोरोना में कम होता है और वायरल फीवर में बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ये कोरोना की फीवर आती है वो 101 ही आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी कॉमनली। अच्छा, 10 चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ। अच्छा, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि अगर सिटी वैल्यू 24 से ज्यादा आती है तो उसको दूसरे से बीमारी होने की संभावना कम रहती है। कम रहती है, ठीक बात है। इस सिटी वैल्यू का यही रोल है कि पेशेंट कितना इन्फेक्टिव है दूसरे के लिए। तो सिटी वैल्यू अगर 24 के ऊपर है तो उससे दूसरे को इन्फेक्शन होने की संभावना कम है। सिटी वैल्यू अगर 24 के नीचे जितनी कम है उतनी उससे पेशेंट को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ये मार्कर है कि हाउ मच यू आर इन्फेक्टिव टू अदर्स। अगर आपके पेशेंट की सिटी वैल्यू 16 है तो आप उसको और स्ट्रिक्टली रूम के अंदर रख दो। आपके पेशेंट की अगर सिटी वैल्यू 30 है, इतना जरूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकली चलो तो आप मास्क पहन के घर में घूम सकते हो। लेकिन उस पेशेंट के भी जो है वो ध्यान रखने वाली बात है। ये जो कॉमनली जो हम लोग देखते हैं ना, मास्क पहनने का तरीका, ये लगता है जो घूमते हैं, दिस इज बैड। इससे वो 36 वाला भी जो है ना वो भी इन्फेक्टिव है। अगर वो यूं रखे हर समय तो ठीक है, एंड इट शुड बी एयर टाइट, ऊपर से हवा निकलनी नहीं चाहिए। हम सबके मास्क या तो ऐसे रहते हैं या कईयों के हमने देखे ये रहते हैं, इस मास्क की कोई यूज नहीं। तो अगर जिसकी सिटी वैल्यू 24 के ऊपर है, वो कॉन्शियस है, वो अच्छा है, वो बुद्धिमान है, तो विद N95 मास्क उसको कमरे में रहने की जरूरत नहीं है, वो रूम के बाहर भी रह सकता है, अदरवाइज नहीं। इन्फेक्टिव वो है लेकिन कम है, तो इसलिए मास्क का व्यवहार ऐसे करें, ऐसे प्लीज ना करें। ओके। और एक चीज मैं पूछना चाह रही थी कि अगर कोई पॉजिटिव है तो वो कितने दिन तक इसको संक्रमित, मतलब किसी और को संक्रमित कर सकता है? बताया मैंने आपको, अगर हम पॉजिटिव हैं तो मेरे वायरस की लाइफ है 14 दिन, उसमें एक्टिव फेज में मैक्सिमम है 14 दिन। जो वायरस सबसे ज्यादा जिंदा रहता है वो 14 दिन। 9 दिन के बाद यूजुअली वायरस का जो विरुलेंस कम होना शुरू हो जाता है, वो उतना एक्टिव नहीं रहता है, वो मरना शुरू हो जाता है। लेकिन सिम्टम सारे जो खराब से वो 90 दिन के बाद आते हैं, पहले नहीं आते। और एक बबीता जी पूछ रही है, वीकनेस रिकवरी के लिए क्या लेना चाहिए? पीने की चीज ज्यादा से ज्यादा, मल्टीविटामिन सपोर्टिव हम लोग देते ही हैं।
घर का नॉर्मल अच्छा खाना, दिन में 2 बार दाल पियो, 2 बार जूस पियो, 2 बार कोई ना कोई फल खाओ, चलेगा बस। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बोले हैं फ्रांस, इटली सब जगह वापस आ रहे हैं, तो क्या भारत में भी ज्यादा है चांस इसका आने का? 100%, बहुत ज्यादा, सभी जगह वापस हो रहा है। वापस होगा? हाँ, वापस हो रहा है। बाहर फ्रांस में, इटली में होने का कारण क्या था और अभी वापस क्या किया गया है, सरकार ने क्या किया? वहां पे रात को लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहाँ की संस्कृति ऐसी है, वहाँ नाइट लाइफ होती है, रात को सब पब में जाते हैं, वहाँ सब रात को अल्कोहल लेते हैं, वहाँ पे पार्टी शार्टी जो होती है रात को होती है, और ये पार्टीज इज द रीजन ऑफ स्प्रेड, फैलने का कारण वही है। जब अगर वहां होती है तो हमारे यहाँ भी होगी। मंदिर खुलेंगे, शादियां हो रही है, छुप के शादियां हो रही है, 50 जन की जगह 100 जन आ रहे हैं, बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। हमारे पास ऐसे कम से कम हम बोलेंगे पिछले 4 महीनों में 20 परिवार ऐसे आए हैं जिन्होंने छुप के पार्टी की थी अपनी, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी की हो, चाहे 25th एनिवर्सरी की हो, चाहे बर्थडे की हो, और उसके बाद उस पार्टी के 50 में से 30 जन संक्रमित। लेके तो एक आया था, संकोच के मारे उसने बोला नहीं, छुपा के रखा, और उस पार्टी में तो सब मिलके बैठे हुए हैं, पूरे परिवार के, और उसमें एक जन मरा भी है, ऐसा भी है। ये इतनी बड़ी हानि हुई, 50,000 की पार्टी और 2 घंटे का एंजॉयमेंट के पीछे 30 परिवार के जो है 14 दिन, 30 परिवार के 14 दिन, 30 जन के परिवार के नहीं बोलेंगे, 30 जन के। क्या मतलब है इसका? कोई जरूरी नहीं है अभी। अच्छा, शायर भाई पारक है, वो पूछ रहे हैं मेरे फीवर 98 है, तो क्या है, फीवर है कि नहीं है? वो राइट, ये जो है कॉमन क्वेश्चन है, मेरे को रोज फोन आता है कि 98.4 है, 99.1 है। ये है सिंपल, एक हम लोग आर्म पिट बगल में लेते हैं, दूसरा हम लोग मुंह में लेते हैं। बगल में आर्म पिट में नॉर्मल टेम्परेचर है 98.4, 98.4, मुंह में 1 डिग्री ज्यादा कैलकुलेट किया जाता है 99.4, तो ये 98.1 फीवर नहीं है। नहीं, ओके। और किसी का सवाल है तो आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे क्या कोरोना का वो नहीं होगा क्या, सिम्टम्स नहीं होता है क्या? क्या इससे कोरोना के सिम्टम्स नहीं होते हैं क्या डॉक्टर साहब? मतलब अगर शरीर में दर्द वरद हो रहा है, फीवर मतलब 99 98 आती है, तो इससे क्या मतलब जॉइंट्स और में पेन हो रहा है, तो उससे क्या मतलब क्या समझना चाहिए कि फीवर वायरल फीवर ही हुआ है या ऐसे ही मतलब कोरोना का फीवर है? आपने वही उनका नाम नहीं सही हो रहा था तो नहीं पता चला, आपको फीवरिश, इनके बाद उन्हीं का है। ठीक है, उसके साथ अगर आपको दूसरे कोई सिम्टम्स हैं और वो सिम्टम्स अगर 2 दिन के बाद भी परसिस्ट करते हैं, जॉइंट्स का पेन बढ़ रहा है, 3 दिन 4 दिन हो गया, बुखार भी 98.99 भी है या 99.5 है, तो कोई बीमारी चल रही है। अब वो बीमारी चल रही है, वायरल फीवर है या चिकनगुनिया का अर्ली स्टेज है या डेंगू है, ये हम लोग के पास है। दिन के लिए कुछ नहीं करना है, पीजिए 1-2 बार, फिर भी नहीं कम होता है तब आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, आइसोलेशन वाले को खाना कैसे दें और उनका काम कैसे करें? उषा जी बरड़िया ये जानना चाहती है। आइसोलेशन में जो इन्फेक्टिव है, जिसको आपने एक कमरे में बंद कर दिया है या एक कमरे में आइसोलेट कर दिया है, उसके रूम के बाहर आप एक टेबल रख दें, उस टेबल के ऊपर उसका खाना रख दे और उसको बेल बजा दे या उसको इन्फॉर्म कर दे, वो अपना कपड़ा खोले और खाना ले ले, खा पी ले, अपने बर्तन खुद धो ले, या फिर डिस्पोजेबल यूज करे। डिस्पोजेबल बैग भी आते हैं, उसके अंदर वो डाल करके दूसरे दिन सुबह दरवाजे के बाहर रखते और वो आप जो है गिरा दे। जो गिराए वो मास्क पहन के रखे, ग्लव्स पहन के रखे, और अगर उसको उसके रूम में जाना पड़ता है तो आप उसको बोल दीजिए पेशेंट को कि आप भैया बाथरूम में चले जाइए। अब आप जो है डबल मास्क पहन के, फुल कवर के कपड़े पहन के आप उसके रूम में जाके साफ सफाई करके वापस आ सकते हैं। आके तुरंत नहाने चले जाएं, तुरंत नहाने चले जाएं।
अगर आप साड़ी पहनते हैं तो हम बोलेंगे आप सलवार पहने, फुल हाथा वाला सलवार पहने, मुंह पे भी मास्क लगाएं, कैप भी पहन ले, झाड़ू पोछा जो आपको करना, सफाई करना, चादर चेंज करना है किया करके आप बाहर निकले। इस ग्लव्स को, इस मास्क को पूरा डिस्पोज ऑफ, अपने उन कपड़ों को भी गर्म पानी में डुबा दिया, डिटॉल डाल के, साबुन डाल के, आधा घंटे बाद धो लिया और आप तुरंत नहा लिए, कुछ नहीं होएगा। अब मान लो उसको हो रही है, आपको उसके पीठ पे को सहलाना है, पेशेंट को तकलीफ हो रही है, आपको जाना है, आपको सर्विस देनी है, तो आप अपना मास्क पहन के रखिए। मुंह से मुंह, डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी लिटिल बिट चेंज होकर के, वो अगर सामने की तरफ देखे तो आप उल्टे साइड में देखें, इस तरह करके आपको काम करना पड़ेगा, तब आपको कोई। ये गर्म पानी का भाप, रेखा जी, हाँ गर्म पानी का भाप ले सकते हैं आप, गर्म पानी की भाप ले सकते हैं। रेखा जी गोलछा पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब बैक्टीरिया निकाल देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, रेखा जी गोलछा पूछ रहे हैं कि टेस्टिंग कितने दिन से करवाना चाहिए? टेस्टिंग सिम्टम आने के 3 दिन बाद, 3 से 5 दिन के बीच में। डॉक्टर साहब, नींबू भी नाक में डालना चाहिए क्या? बिल्कुल ही नहीं। नींबू हाँ, नींबू का क्या रोल है, आपको क्या समझ में आता है? नाक में डालना चाहिए जैसे रहे तो कोरोना। अरे वही तो हम पूछ रहे हैं, कोरोना नींबू से मरता होता तो पूरा वर्ल्ड तो भी ठीक हो गया होता। धन्यवाद डॉक्टर साहब। साधारण सोचने की बात है, अगर नींबू से कोरोना मरता होता तो पूरा वर्ल्ड अभी तक ठीक हो गया होता। इतने लोग अपने वैक्सीन के पीछे क्यों लगे रहते? नुकसान क्यों होता? नींबू अवेलेबल पूरे सुरीला के लिए भी मना किया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारियां हमें देने के लिए और आज हमारे बीच पधारने के लिए और अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। एक लास्ट एंड नॉट लीस्ट, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अगर सिम्टम्स के साथ बुखार आती है और कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है, 9 दिन क्वारंटाइन भी है आई थिंक, और उनको बाद में बोला जाता है कि 21 दिन या 28 दिन के बाद आप एंटीबॉडी टेस्ट करा लो, तो क्या वो एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव है? इसका मतलब कोरोना नहीं हुआ? एकदम नहीं हुआ। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैंड ओवर टू बिंदु। चाहता हूँ 1 मिनट, 1 सेकंड और लूंगा। ये अगर आपको बुखार या कुछ है, 14 दिन क्वारंटीन होने की कोई जरूरत नहीं है। 3 दिन में अगर आपका बुखार उतर जाता है तो आप अपने काम पे लग जाइए। मन में डर लगता है तो आप तीसरे दिन ही कोविड टेस्ट करा लीजिए, तीसरे दिन टेस्ट करा लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। आपको नहीं हुआ, आप चौथे दिन काम पे लग जाइए, चाहे आपको 101 बुखार है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।